आपने एक हिस्सा लिया शाहरुख खान की फिल्म बादशाह का, कुछ कुछ होता का, 3 इडियट्स का, तीनों के मुरब्बों को मिला के चूचू का मुरब्बा बना के उसका नाम रखा लव गुरु। और आप इसे कहते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल कहानी है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी रोजी रोटी लड़कियों को धोखा देना है। नदीम बेग साहब ने सोचा कि औरत तो बहुत एक्सपोज हो चुकी, बंदियान रंगा कर जैसे जिस्म उस सोना में दिखाई दिए हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि मोटे वड्डे गोश्त दी दुकान है जिथे बदहियत किस्म की गाय पड़ी हुई है। इस फिल्म की हीरोइन जो है वो माहिरा खान है, जिनके चेहरे के क्लोजअप्स ले लेके बेड़ा गर्क कर दिया है आपके डीओपी ने। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि यार यार दा दल्ला हुंदा है, कि एक लड़का दूसरे लड़के के लिए राह हमवार करता है लड़की फंसाने के लिए। आपने प्रूव कर दिया कि सहेली दी दल्ली हुंदी है। हमने इस शरबत को पतला करने के लिए कहां से इसमें मूतर करवाया है। एक चिट्टे चाटे वाली उंज अकल तो पैदल मरीना खान जो फुफ्फी बनी हुई है, इनको शर्म नहीं आई बहसियत खातून के कि मैं एक अनब्याही लड़की के बेड के ऊपर फोकस करवा रही हूँ ताकि लड़के 24 घंटे देखें कि वो क्या करती है। इंडियन गानों को भी इस फिल्म में नकल करके इस्तेमाल किया है। वो कम लिया कोई गाना है जो कि आरिफ लोहार साहब ने तो गाया है, वो इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया। आपने काजोल को कितनी दफा पतले से ब्लाउज के साथ अपना ये ब्लाउज लहराते देखा है। यही ब्लाउज माहिरा खान लहराती हुई दिखाई देंगी। वो प्यारी सी छोटी सी वायलिन जो शाहरुख खान का एक निशान है, वो वायलिन भी हमने हुमायूं सईद के हाथ में देखी। हमें कोई ऐसी फिल्म चाहिए जो बहसियत कौम हमें एक दफा जगा दे। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर लिए आपकी खिदमत में डॉक्टर उमर आदिल हाजिर है। ईद मनाने के अपने अपने तरीके हैं, खासतौर पे बड़ी ईद। मुझे यकीन है कि सब लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए और गोश्त खा खा के अपना पेट खराब करते हुए ईद के 4 दिन की छुट्टियां गुजारते रहे होंगे। बहरतौर मैंने इन चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब किया और मेरी तबीयत बहुत बहुत उम्दा रही, खासतौर से इस वजह से कि मैंने चर्बी से सना हुआ कुर्बानी के बकरे का गोश्त बांटा और खुद नहीं खाया, और असल मकसद भी बांटना है। बहरतौर मैंने अपनी ईद को ईद मनाने के लिए एक चीज़ की, वो ये कि मैंने ईद के 3 दिन 3 नई फिल्में देखी जो कि पाकिस्तान की बनी हुई फिल्में थी और उन्हें पेश किया गया था ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि दिस इज़ माई सपोर्ट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, कि मैं जाकर एक बहुत महंगा टिकट खरीदूं एक बड़े सिनेप्लेक्स के अंदर, वहाँ जाके 550 का एक पैकेट खरीदूं पॉपकॉर्न्स का, वो खाऊं और वगैरह वगैरह वगैरह, और दोस्तों को साथ लेके जाऊं। ख़वातीन और साथ, हम सब इस उम्मीद पे पिछले तकरीबन 35 साल से अपने सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा सिनेमा रिवाइव कर जाएगा, हमारा सिनेमा फिर से अपनी उस अज़मत पे पहुंच जाएगा जिस पे वो तकरीबन 60s और 70s और 80s में था। मगर अब सिनेमा एक नई शक्ल ले रहा है और इन्हीं शक्लों को देखने के लिए मैं हर साल कोशिश करता हूं कि नई फिल्म ज़रूर जाके देखूं। और यहाँ पे मैं आपके सामने एक अपना एनालिसिस पेश कर रहा हूं। ना मैं एक फिल्मी नक्काद हूं कि आप इसे एक फिल्म क्रिटिक का रिव्यू समझें, ना ही मुझे कोई और ज़ाती इसमें कोई ऐसी बात है कि ना मैं फ़िल्म बनाने वाला हूँ, मैं सिर्फ फिल्म देखने वाला हूँ। और मेरे ख़्याल में ये हम जैसे फिल्म बीन हैं जिसके लिए फिल्म साज फिल्में बनाते हैं, कहानी निगार कहानियाँ लिखते हैं, अदाकार अदाकारी करते हैं, गुलकार गाने गाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जाहिर है कि जब हमारे लिए सब कुछ है तो हमें उस पर एक बहुत उम्दा, इंतहाई पुरखलूस, ईमानदाराना और बेलाग तज्जिया करना चाहिए, ताकि बनाने वालों को पता चले कि कहाँ कहाँ हम उनसे मायूस हुए हैं और उनकी किस चीज़ को हमने पसंद किया। ख़वातीन हज़रात, ईद के दिन जो पहली फिल्म मैंने देखी उसका नाम है लव गुरु। अच्छा, मुझे इसका नाम तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लव गुरु। खुदा की कसम, क्या कोई ऐसा भी होता है कि जो बंदा कोई गुरु हो और दूसरों को प्यार करने का सलीका समझाए? खुदा की कसम, जिस तरह कोई एपेटाइट गुरु नहीं हो सकता, इंसान को भूख तो शायद दिन में 2 दफ़ा लगती है और उसका गुरु उसका पेट है, मगर ये जो दिल है, असल लव गुरु ये है, हर लम्हे हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें मोहब्बत और ताईद ताज़ा की ज़रूरत रहती है। कभी हम किसी का हाथ थाम लेते हैं, कभी किसी को मैसेज करते हैं, कभी किसी का मैसेज आ जाता है, कभी किसी को कॉल करते हैं, कभी किसी का शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं, कभी माँ के पाँव में जाके सर रख देते हैं, कभी अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर के यूं जकड़ लेते हैं कि या अल्लाह
दिल बस्तगी का सामान हो। कभी कभी आप में से जो कम किस्मत हैं वो बेगम का हाथ पकड़ के उसको हल्का सा दबाने की कोशिश करती हैं और बेगम झटक के कहती हैं, बुढ़े वारे चोंचरे सुजिए ने जेसे वक़्त ये सब कुछ करंदा उससे कुछ हुंदा नहीं सी, अपनी अपनी किस्मत है, क्या किया जाए। बार तौर ख़वातीन हज़रात, तो लव गुरु नाम ही मुझे बहुत ही बुरा लगा, मगर इसका फॉर्मूला कमाल था। ये फिल्म 3 बहुत बड़े नामों को साथ लेकर आई जिन्होंने अपनी कामयाबी को पहले मुजस्सम करके हमें दिखाया था, यानी कि फ़िल्म के हिदायतकार नदीम बेग साहब, फिल्म के कहानीकार वासे चौधरी साहब और फिल्म के प्रोड्यूसर और हीरो हुमायूं सईद साहब। ये 3 लोग जो हैं पहले भी कई दफ़ा एक साथ आए हैं और जब भी एक साथ आए हैं इन्होंने फ़कीदुल मिसाल कामयाबी हासिल की है अपने ख़ास जॉनरा के अंदर, जो कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा होता है, ओवर ग्लैमराइज्ड, थोड़ा सा इलॉजिकल, मगर supposedly pure entertainment without any moralistic message or any other cinematic value for that matter। मैंने भी इसी वजह से पहले दिन ये सोचा कि ये टीम ऐसी है कि मैंने इनकी पहली फिल्में देखी हुई हैं, मुझे किसी हद तक वो पसंद आई हैं और बड़ी कामयाब रही हुई हैं, सो मैं ये फिल्म देखने के लिए गया। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं, कई दफ़ा आपको पता चल जाता है किसी चीज़ के आने से पहले कि उसमें कोई कमी ज़रूर रह गई है। मुझे ऐसा क्यों एहसास हुआ? मुझे ये एहसास इसलिए हुआ कि जितनी एग्रेसिव पब्लिसिटी कैंपेन की गई है इस फिल्म की और जितना ज़्यादा उसके अंदर हुमायूं सईद और माहिरा खान जो दोनों लीड प्रोटैगनिस्ट हैं, उन्होंने तकरीबन कुछ 100 मुख्तलिफ तकरीबात में जाके इस फिल्म को प्रमोट किया है। वो कराची हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, वगैरह जो भी हो, और हर जगह जाके उन्होंने पूरे पूरे गाने पर रक्स किया है। जब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को एग्रेसिवली प्रमोट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक झटका लगा होता है कि प्रोडक्ट इतनी उम्दा नहीं है, इस प्रोडक्ट की प्रमोशन से शायद कामयाब करते। ये मेरा अपना ख्याल हो सकता है, मगर बहुत सारी चीज़ें आपको देखकर महसूस करके पता चल जाता है, आपको बताने की ज़रूरत किसी को नहीं होती। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, फिल्म के बारे में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस फिल्म के अंदर मंतिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली विदाउट लॉजिक। कहानी इस किस्म की है कि ये सोच के कि आपके सामने ये कहानी बयान की जाएगी, आपको गुस्सा चढ़ जाता है कि आपने क्या मुझे इतना अहमक, इस कदर जाहिल और इस कदर बेदमाग और बेरूह समझा हुआ है एज एन ऑडियंस कि मैं आपकी ये बनाई हुई कहानी हजम कर जाऊं और उसकी तारीफ करूं। ख़वातीन हज़रात, हम एक बेइंतहा मजबूर कौम है। हम इस कदर मजबूर कौम है कि हमारे बुनियादी हकूक़ हमें कोई हासिल नहीं है। मेरे पास हक ही नहीं है कि मैं अपने हुक्मरान को चुन सकूं, और नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझे इतना हक नहीं है कि मैं इजहारे आज़ादी राय के ऊपर एक चीज़ कह सकूं, मेरी गर्दन दबोच लेंगे आप, और सिर्फ दबोचेंगे नहीं, इस गर्दन को आप बड़ोड़ भी देंगे। मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुका हूं। और अब हमसे एंटरटेन होने का हक भी छीन लिया गया है। वो इसलिए कि बेरूह बेदमाग फिल्में जिनका कोई ताल्लुक मेरी इंतहाई मजबूर ज़िंदगी और कौमी हालात से है, आप हमें वो दिखा के मजबूर कर रहे हैं कि हम उन्हें देखें और पसंद करें। मैं इस बात की तरफ आपकी तरफ आता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी ज़िंदगी और जिसका कारोबार और जिसकी रोज़ी रोटी लड़कियों को धोखा देना है। ऐसी लड़कियां जो किसी शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो उनसे शादी करने के लिए तैयार है। ये आदमी जो सपोजिटली लव गुरु है, जो मोहब्बत का गुरु है, वो उनको अपनी झूठी मोहब्बत के अंदर या तो फंसाता है या फिर उस आदमी से उनको मुतनफ़र करता है जिनके साथ उनकी शादी होने वाली होती है। क्या नेकी का काम है, क्या उम्दा काम है। यानी कि बनते हुए रिश्ते को बिगाड़ने के लिए ये आदिल साहब जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, जो कि हुमायूं सईद हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता, और जाहिर है कि ऐसे किसी शख्स का किसी भी मुआशरे में होना नामुमकिन है। ये बहुत बड़े कैसानोवा हैं, इनको देखते ही लड़कियां पिघल जाती हैं या चंद मुलाकातों में अपने पूरे ख्यालात बदल देती हैं और कंफ्यूज हो जाती हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, शादी से पहले हर शख्स अज हद कन्फ्यूज्ड होता है, और अगर किसी को अकल करने का मौका मिले तो शादी से एक रात पहले बहुत सारे लोग शादीशुदा होने का पूरा इरादा टाल ही दें, बदल ही दें, कैंसिल ही कर दें, वाकई अगर इजाज़त हो। मगर हमने अपनी शादियों को रंगों में, खुशबुओं में, खानों में, गीतों में, पार्टियों में, संगीत नाइट्स के अंदर, फोटोग्राफी के अंदर
इस कदर लपेट दिया हुआ है कि कोई राह फरार दुल्हा या दुल्हन के लिए रहती नहीं है। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात तो ये लव गुरु साहब हैं और ये लोगों को मुतनफ़र करते हैं, लड़कियों को मुतनफ़र करते हैं और इन्हीं को हायर किया गया है एक पठान साहब के लिए कि वो मेरी बेटी जो 8 साल से लंदन में एक आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रही है, वहाँ पढ़ने के बाद उसको मुतनफ़र किया जाए जिस लड़के से वो शादी करना चाहती है। ये कहाँ होता है? ये कौन लोग हैं? ये क्या मुआशरा है? ये कौन सी लड़कियां जो पढ़ती लंदन में हैं, काम करती हैं एज एन आर्किटेक्ट इन लंदन और उनको मुतनफ़र किया जा सकता है एक ऐसे आदमी से जिसको बरसों से जानती हैं? बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, मैं सिर्फ एक छोटी सी आपको बात बताऊं। इस फिल्म की कहानी का सबसे पहले जिक्र करते हैं। आपकी कितनी भी उम्दा पोस्ट प्रोडक्शन क्यों ना हो, आपकी कलर मिक्सिंग कितनी अच्छी हो, आपकी स्टाइलिंग कैसी अच्छी हो, फिल्म चलती है कहानी पे। कहानी के बगैर किसी चीज़ का मज़ा नहीं है। सिनेमा इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग। तो कहानी का जहाँ तक ताल्लुक है, एक हमारे बचपन में चीज़ कही जाती थी चूचू का मुरब्बा। चूचू के मुरब्बे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें और बचे हुए मुरब्बे चटनियाँ शामिल करके चूचू का मुरब्बा बनाया जाता था। यानी कि आपने एक हिस्सा लिया शाहरुख खान की फिल्म बादशाह का, जिसमें ट्विंकल खन्ना उनके साथ है। आपने एक हिस्सा लिया सलमान खान और शाहरुख की फिल्म कुछ कुछ होता का, और आपने एक हिस्सा लिया 3 इडियट्स का। तीनों के मुरब्बों को मिला के चूचू का मुरब्बा बना के उसका नाम रखा लव गुरु। अरे पूरे पूरे सीन उठाए हुए, पूरे पूरे सब प्लॉट्स उठाए हुए, और आप इसे कहते हैं कि ये आपकी ओरिजिनल कहानी है और ये वासे चौधरी साहब ने लिखी है। वासे ने भी ना अपनी ज़िंदगी को अब एक पतला शरबत बना लिया है, ख़ास तौर पे जबकि वो कहानीकार बनते हैं। उनके प्रोग्राम की तो क्या ही बात है, वो शरबत तो अब इतना पतला हो गया है कि यकीन कीजिए, वो हमारे यहाँ कही जगह जाता है कि एक कांवा दे अथरू ने, तो कांवा दे अथरू तो वही पतली अगर कोई चीज़ है वो वासे चौधरी आपकी लिखी हुई अब कहानी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कहानी में जगह जगह से लिए हुए सीक्वेंसेस को जोड़ के आपने एक फिल्म बनाने की कोशिश की है। हर थोड़ी देर के बाद हमें ये लगता है कि हमने ये सीन, ये सीक्वेंस पहले देखा हुआ है, और चूंकि आपने आधा आधा घंटा चुराया है, मुख्तलिफ जगहों से एक एक सीन चुराया है, इसको 2.5 घंटे तक पहुंचाने के लिए आपने क्या किया है? आपने इसमें रिडिकुलस और एब्सर्ड सीक्वेंसेस डाले हैं। आइए मैं आपको एक बात बताऊं। लंदन की एक हाई स्ट्रीट है और उसके ऊपर एक लंदन में रहने वाली आर्किटेक्ट जा रही है पैदल, और उसके पीछे एक अंग्रेज़ आता है बूढ़ा, जो कहता है कि ये फूल तुम मुझसे ले लो, क्योंकि अगर ये फूल तुम ले लोगी तो तुम्हें आज ही अपना सोल मेट मिल जाएगा। ख़वातीन हज़रात, खुदा का वास्ता है, अगर मेरे पीछे गुजरांवाले के अंदर एक आदमी ये करता हुआ है तो मैं रख के चपेट में मारा कि कल निकल थो फ्रॉडियाना हो गए थे, सोल मेट मिल जाना है। कागज़ के बने हुए, कपड़े के बने हुए फूलों को देने वाले लंदन में कहाँ मिलते हैं? और ये सीक्वेंस इतना ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए दिखाया गया है कि आपको ये अगर मिल जाएगा तो सोलमेट मिल जाएगा। उसके बाद सिर्फ यही बात नहीं है, एक आपको अगला सीन बताता हूँ। इसलिए कि ये फिल्म लंदन में बनाई गई थी, तो मेरे ख्याल में जो प्रोडक्शन टीम है उसने सोचा कि सबकी एक बहुत अच्छी लंदन में हॉलिडे भी हो जाएगी, मौसम भी बहुत अच्छा है, साथ साथ हम फिल्म भी बना लेंगे। और फिल्म के साथ आपको पता है हमने बड़ी ईद के ऊपर रिलीज़ करना है। ये मजबूर पाकिस्तानी कौम, इसके बाद कौन सी चॉइस होगी? सारे जाके गर्मी के दिन, जून के महीने में ईद आई है, जाके गर्मी दियाँ गर्म दोपहर जाके सिनेमा हॉल भर भर के अपने बच्चों के साथ 3 घंटे एसी में भी बैठेंगे, हमारी जेब में भी पैसा डालेंगे और फिल्म को कामयाब कर देंगे। हाय मजबूर कौम, कब तक कौन कौन तुझे एक्सप्लॉइट करेगा? वाकई बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, तो अब जब लंदन से आपने जाना था तो फिर वासे चौधरी जो कि कहानीकार थे, उनको लंदन जाने का कोई मसरफ बनता नहीं था तावक्ते के लास्ट मिनट कहानी में चेंजेस की जाएं। हालांकि कहानी तो पहले ही देखी हुई, बनी हुई, लिखी हुई, जुड़ी हुई, चेपियाँ लगा के चूचू का मुरब्बा डला हुआ था मर्तबान के अंदर। बाहर तौर तो वासे चौधरी साहब को भी एक सीन के लिए जाया गया जहां वो एक पाकिस्तानी बदमाश बन के लड़का और लड़की को लूटने के लिए लंदन की एक वीरान सड़क पे नज़र आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना घटिया, लूज, बेरब्त और अननेसेसरी सीक्वेंस नहीं देखा। वो बात वही है कि लड़की को इम्प्रेस करना है, उस आदमी ने मुक्के शुक्के मार के। यार ये इतनी बेवकूफ़ औरतें, इतनी डेड दिमाग वाली औरतें, इस कदर जाहिल औरतें कहाँ होती हैं कि जो अब इन चीज़ों को ना पहचान सकें। वो लंदन में एक लड़की रहती है और उसने आके एक आदमी ने घटिया से, वो पता नहीं जॉनी डेप बना हुआ है, कुछ तरह का गेटअप किया हुआ है। वासे इस फिल्म के कहानीकार हैं और अपने लिए जो सीक्वेंस लिखा है उससे ज़्यादा बेकार सीक्वेंस कोई और हो नहीं सकता।
हालांकि कहानीकार के पास तो ये एक एडवांटेज होता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे कैमियो के अंदर वहाँ पे पेश कर सके, मगर क्या घटिया कैमियो में पेश किया गया है। ये एक और सीक्वेंस हो गया और यहाँ पे मेरे ख्याल में वासे वुड हैव फेल्ट वेरी लेफ्ट बिहाइंड, इसलिए कि सारा यूनिट जाकर लंदन में मज़े कर रहा है और वो यहाँ बैठ के वो जो भी प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं गपशप वो कर रहे हैं। और यार बंदा तंग आ जाता है, बेशक उसके साथ कोई भी हो, वो बेशक ठाकुर साहब हो या फिर कैसर पिया हो। हफ्ते में 3 दिन तो आप किसी के साथ भी रहें तो आप चीखें मारना शुरू कर देते हैं। तो वासे का इस सीक्वेंस की वजह से लंदन जाना और ये घटिया काम करना बहुत ज़रूरी था। एनीवे, खातिन हुज़्ज़ात, इसमें और भी सीक्वेंसेस हैं जिसमें मैं 2 का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ अमूमन जिक्र होता है कि आपने औरत को बहुत एक्सपोज कर दिया, उसका जिस्म बहुत दिखा दिया। नदीम बेग साहब ने सोचा कि औरत तो बहुत एक्सपोज हो चुकी और उसके जिस्म के ऊपर अब औरत मार्च वाले और बाकी दीगर खवातीन और वो सब उंगलियाँ उठाएंगे तो ऐद की बंदियान नंगा करो। कमाल बात है ना। हजूर वाला बात वही है कि आपने एक सोना का सीन बनाया जिसके अंदर हुमायूं सईद और उनका कोई साइड किक है, एक इंसान तो कहना ज़रा मुश्किल है उसको, वो नज़र आते हैं। आप यकीन कीजिए जैसे जिस्म उस सोना में दिखाई दिए हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता था कि मोटे वड्डे गोश्त दी दुकान है जिथे बदहियत किस्म की गाय पड़ी हुई है। जहाँ तक हुमायूं सईद साहब का ताल्लुक है, ही इज़ 57 years old एंड ही लुक्स एवरी इंच 57 years old। माना कि उन्होंने इस फिल्म में अपने मुंह से 2-3 दफ़ा अपनी बढ़ती हुई उम्र की तरफ इशारा किया और 32 दफ़ा लोगों से ये कहलवाया कि वो कितने हसीन हैं, वो कितने डिज़ायरेबल हैं, कितने लोग उन पे मरते हैं। तो हिसाब उन्होंने बराबर नहीं किया बल्कि अपने हिस्से का हिसाब बहुत बढ़ा दिया। और ना सिर्फ इस सोना सीन से उनका दिल भरा बल्कि हमारी फिल्म ने दोबारा एक जकूज़ी का सीन है जिसमें एक बूढ़ा अंग्रेज़ भी है और 2 वलैती गश्तियाँ उसमें आ जाती हैं। मुझे आप ये बताइए, इन अ गुड क्लास होटल ऑफ इंग्लैंड can you have prostitutes come into the jacuzzi where men are enjoying themselves and then they are supposedly rubbing their legs against their legs and facing all sorts of corny jokes? मेरे ख्याल में इस कदर बेहुदा सीक्वेंस जिसका कोई तुक नहीं बनता इस पूरी स्टोरी टेलिंग के अंदर शायद ही मैंने इतने बरसों में कोई देखा हो। ख़वातीन हुज़्ज़ात, मैं इस तरह आपको सीक्वेंसेस बताऊं तो शायद आप हैरान रह जाएं कि हमने इस शरबत को पतला करने के लिए कहाँ से इसमें मूतर करवाया है। मेरा बिल्कुल लफ्ज़ यही है। हजूर वाला, इस किस्म का काम तो तभी हो सकता है जब इसे पतला करने के लिए इस किस्म का लिक्विड डाला जाए जिसका मैंने अभी जिक्र कर दिया है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, 2-3 चीज़ों के बारे में आपको और कहना चाहता हूँ और ये ख़वातीन के बारे में कहना चाहता हूँ। इस फिल्म की हीरोइन जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं, माहिरा खां हैं, जिनके चेहरे के क्लोजअप्स ले लेके बेड़ा गर्क कर दिया है आपके डीओपी ने। हर थोड़ी देर के बाद माहिरा खां का एक क्लोज़अप है, उनके बाल अलग हैं, उनकी एक्सटेंशंस अलग नज़र आ रही हैं। लिपस्टिक ये आलम है कि पपड़ियाँ लिपस्टिक की उनके होठों के ऊपर हैं और मेकअप वाली तबाही मची हुई है और उनकी बढ़ती हुई और ढलती हुई उम्र की वजह से उनके चेहरे की फाइन रिंकल्स को ढांपने की हर किस्म की कोशिश की गई है। मगर जब 70 mm के ऊपर आप इतना बड़ा मुँह किसी का एक्सपोज करते हैं तो यकीन कीजिए न सिर्फ उम्र बल्कि बुढ़ापा बल्कि घटियापा चुगली खाने लगता है। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, कहना सिर्फ इसमें यह है कि इसमें एक सीक्वेंस ऐसा है कि एक खातून दोस्त हैं हमारी हीरोइन सोफिया की और उस दोस्त का नाम है किरण, जो कि असल में रमशा खां एक अदाकारा है और वो हर वक्त फ्लर्ट करने के लिए तैयार होती हैं, सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए तैयार होती हैं। उनकी तमाम बातों से ज़ाहिर होता है कि शी इज़ ओपन टू गो टू बेड विद एनीबडी दैट शी फैंसीज एंड शी कीप्स ऑन डूइंग दैट एज अ हैबिट। इस खातून को जो आपकी हीरोइन है और बहुत नेक हैं, जो कि 8 साल से लंदन में रहती हैं और ख़ासी उम्र को पहुँच गई हैं मगर दोशीज़ा हैं और वो कभी कॉफ़ी के अलावा कुछ नहीं पीती बल्कि कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पीती हैं कि शराब पीने की गुंजाइश नहीं होती। इस फिल्म के 11 सीन्स ऐसे हैं जिसमें इनके हाथ में कॉफ़ी का एक मग है। आप गिन लीजिएगा जाके, मैंने ख़ास तौर पे गिने हैं। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, तो वो खातून जो किरण है वो कहती हैं कि अपने इस नए फ्रेंड को मेरे यहाँ लेकर आओ। अब ख़वातीन हज़रात, एक खातून एक अपने बिल्कुल नए बने हुए क्लाइंट को, जो कि उनसे एक रिजॉर्ट होटल बनवाना चाहता है, उसको लेके एक ऐसी लड़की के घर जा रही है जिसकी नीयत का उसको पता है कि उसकी असल नीयत इस आदमी के साथ क्या करने की है, और फिर उसको वहाँ छोड़ के बग़ैर बताए हुए गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद किरण एक इंतहाई सल्ट्री डांस नंबर नाचते हुए शी थ्रोज हरसेल्फ
ऑन दिस अनसस्पेक्टिंग हीरो। यकीन कीजिए अगर कोई औरत का मर्द को रेप करते हुए सीन होता तो वो इस गाने से बेहतर नहीं था। बेग साहब, पाक पंजाब में, और आपका भी चूंकि ताल्लुक पंजाब से है, हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि यार यार दा दल्ला हुंदा है। समझ आई कि एक लड़का दूसरे लड़के के लिए राह हमवार करता है लड़की फंसाने के लिए। आपने प्रूव कर दिया कि सहेली भी सहेली दी दल्ली हुंदी है। अगर ये दल्लागिरी नहीं है तो फिर क्या है कि आप एक शख्स को लेकर किसी लड़की के घर गए, उस लड़की का आपको अच्छी तरह पता है, और वहां पे छोड़ के आ गए। तो व्हाट अ सीन! और ये कितनी उम्दा अक़दार है, और ये कितना उम्दा एक पूरा नज़ारा है। सिर्फ इतनी बात नहीं, ख़वातीन की बात मैं आपके सामने और करता हूँ। आपके जो लव गुरु हैं वो एक पूरा डिसेप्शन रैकेट चलाते हैं, धोखाधड़ी का एक पूरा निज़ाम चलाते हैं, और इस धोखाधड़ी के निज़ाम के अंदर उनके साथ 3 और पार्टनर्स हैं। इनमें से 2 ख़वातीन हैं और एक और साहब हैं जिनका नाम शायद मानी वगैरह, मगर मुझे उनका नहीं पता, वो भी हैं, और ये उनके लीडर हैं, और ये बाकी 3 इनकी साइड टीम है जो कि इनकी मदद करती है। इस साइड टीम के अंदर 2 ख़वातीन हैं जिनमें से एक चिट्टे चाटे वाली मरीना खान है ना। मरीना खान को कभी ये सोचना चाहिए कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, और ये टीम जो है एक लड़की के बेडरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रही है। 24 घंटे इस टीम के 2 मर्द उस लड़की को देखेंगे। आप में से भी बहुत सारी ख़वातीन होटल में रही होंगी। मुझे आप ये बताइए कि जब आप होटल में होती हैं और अपने बेडरूम में आती हैं, अपने बेड पे आती हैं, तो आपको क्या प्राइवेसी नहीं चाहिए? क्या किसी भी शख्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ख़ासतौर पर एक औरत के लिए, कि ऐसा ना किया जाए? चिट्टे चाटे वाली उंज अकल तो पैदल मरीना खान जो फुफ्फी बनी हुई है, वैसे तो हर सीन में डांटती है कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना। इनको शर्म नहीं आई बहैसियत खातून के कि मैं एक अनब्याही लड़की के बेड के ऊपर फोकस करवा रही हूं ताकि ये लड़के 24 घंटे देखें कि वो क्या करती है, किस तरह सोती है, पलसेटा कैसे मारती है, लपेटा कैसे लेती है, करवट कैसे लेती है, उठती कैसे है, अंगड़ाई कैसे लेती है, बाथरूम कैसे जाती है, बाथरूम से वापस कैसे आती है। खुदा का वास्ता है, कोई दुनिया में डिसेंसी रहने देनी चाहिए। और सिर्फ ये मरीना खान साहिबा नहीं, इनके साथ एक और लड़की भी है, और किसी को एतराज़ नहीं है कि हम खातून की प्राइवेसी के साथ क्या कर रहे हैं, अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए, अपनी ये घटिया कमाई करने के लिए जो उसके बाप ने हमें देनी है। ख़वातीन हज़रात, यकीन कीजिए अक़ल से मावरा चीज़ें हैं, अक़ल से मावरा चीज़ें हैं। मैं मरीना खान के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ कि इतना अरसा ड्रामों में गुजारने के बाद, और अब ख़ुद फिल्म मेकिंग भी करती हैं और ड्रामा मेकिंग भी करती हैं, और ड्रामों पे बैठ के तनकीद करती हैं बाकायदा 3-4 और लोगों के साथ हर हफ्ते। अपनी फ़िल्म के बारे में भी बताएं, अपने रोल के बारे में भी बताएं। मरीना खान ने इस फिल्म के अंदर टोटल 13 सीन्स किए हैं, टोटल 13 सीन्स किए हैं, जिनमें से 9 सीन्स एक ही तरह के हैं, जिसमें वो बार बार घबराई हुई हैं कि ये हो गया, अब ये हो गया, अब तुमने ये क्या कर दिया। और जो सीन्स बदले हैं उन 13 में से वो 4 सीन्स हैं, जिनमें से एक सीन में वो एक गुजराती हिंदू औरत बनी है, मोस्ट अनकन्विंसिंग। उनकी ज़बान ही लंदन की गुजराती औरतों वाली नहीं है, और वहाँ रहने वाली एक लड़की इतनी जल्दी धोखे में आ जाती है, उसको नज़र नहीं आता कि ये विग लगाई हुई है, ये बोलती उर्दू है पाकिस्तानियों की तरह, और वैसे एक गुजू बहन है। खुदारा बस कर दें, हमें हज़म नहीं होता तो वहाँ कैसे हज़म होगा। उसके अलावा एक जगह ये बनी है एक होटल के अंदर, जो होती हैं हाउसमेड्स वो, और आखिर में ये आके उस अपने लव गुरु को कन्विंस कर रही हैं कि बस तुम अब मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हो, और यानी कि जो कुछ तुम करते हो वो सब अब ख़त्म हो रहा है, और मैं जो तुम्हारी पार्टनर रही हूँ इस तमाम घिनौने धंधे में, वो तुम्हें अब मोहब्बत का सबक दे रही है। ख़वातीन हज़रात, आइए अब चलते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डांस और हमारे गाने वगैरह देखने जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि चरबा सिर्फ हमने इंडियन फिल्मों से नहीं लिया, हमने इंडियन गानों को भी इस फिल्म में नकल करके इस्तेमाल किया है। अरिजीत और श्रेया घोषाल का किस कदर मशहूर गाना है ओ कमलिया, याद है आपको? अगर नहीं तो देखिए। इसका म्यूज़िक दिया है प्रीतम ने, और इसे लिखा है एक शायर हैं अमिताभ, उन्होंने। और ये फिल्म जो है वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसको एग्जैक्टली छापा मारा है शिराज उप्पल ने। वे बेखबरिया। हुजूर वाला, नकल के लिए अकल चाहिए। या तो कोई बहुत पुराना गाना होता है जिसको आप दोबारा रिवाइव करते तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी पैदाइश या होश से पहले ऐसे गाने आ चुके हैं। मगर अभी रिसेंट पास्ट का मशहूर गाना वे कमलिया वे बेखबरिया या बेखबरिया,
वो करके आप ये कह रहे हैं कि आपने मतलब शिराज उप्पल साहब ने अपनी मौसीकी उसमें दे दी है और कहा है कि निर्मल रॉय के साथ मिलकर मैंने ये गाना गाया है, एंड देन यू वांट अस टू बिलीव that you are not impressed with Bollywood and that you have a novel, unique, individual filmmaking technique and approach to filmmaking। खुदा का वास्ता है, बस करते हैं। और एक और मैं गाने का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी प्रमोशंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा था। वो एक गाना है जो कि आरिफ लोहार साहब ने तो गाया है, मगर उस फिल्म को सिर्फ आरिफ लोहार साहब को एस्क्राइब करना बड़ी ज़्यादती है, इसलिए कि उसमें बुनियादी तौर पे 2 इंडियन रैप सिंगर्स हैं जिन्होंने उनके साथ मिलके ये गाना गाया है। उसकी खूबी उसका रैप वाला हिस्सा है, वो इस फिल्म के अंदर शामिल किया गया, उठाया गया, उनसे लिया गया और गाना बाद में फिल्म के अख्ताम के बाद न जाने क्यों किया गया, ताकि उसके शोर में लोगों की गालियां ना सुनाई दें जो इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने की हैं। और लोगों ने ये भी सोचा होगा नदीम साहब ने कि भाई हम लोग लंदन तो हुआ है मगर दुबई रह गया, तो इस गाने के लिए आइए दुबई चलते हैं एंड लेट्स यूज़ द मरीना लोकेशन, ताकि हम वहाँ जाके ये कर सकें। बाहर तो वो भी एक गाना ज़ाया किया हुआ है। ख़वातीन हज़रात, 2-3 चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। इतना पुराना काम है ये, हज़ूर वाला लव स्टोरीज़ अब बेमाने हो चुकी हैं। 25 साल पहले से मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से रुखसत हो चुकी है वाकई, और हमारी फ़िल्मों से भी इसको रुखसत हो जाना चाहिए। हमारे मसाइल, हमारी कौमी ज़िंदगी, हमारी ज़ाती ज़िंदगी अब कुछ और मौज़ूआत को मांग रही है, और आपने वही मोहब्बत जो यश चोपड़ा साहब आज से 40 साल पहले करते थे कि लंदन की या स्विट्ज़रलैंड की लोकेशन जिसके अंदर झूलों के ऊपर बूढ़े हीरो हीरोइन बैठ के बच्चों की तरह ऊपर नीचे जा रहे हैं, ब्राइटन की वो सारी राइड्स, लंदन की लोकेशंस, एरियल शॉट्स, ताकि इस गरीब कौम के मजबूर फिल्म बीन जिन्हें शायद कभी लंदन देखना नसीब ना हो, वो फिल्म में देख के अपने ख्वाबों की ताबीर देख लें। वो बस करते हैं, खुदा का वास्ता है, बस करते हैं। उसके अलावा एक शॉट ऐसा है कि जो 1000 दफ़ा पहले हम मुख्तलिफ फिल्मों में देख चुके हैं, और एक शॉट का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, वो होती है 9 गज़ की साड़ी जिसका 4.5 गज़ का पल्लू होता है, जो पीछे लहराता रहता है हीरोइन आगे आगे भाग रही होती है और वो 4.5 गज़ का पल्लू जो है वो पीछे भाग रहा होता है। आपने काजोल को कितनी दफ़ा जेनीवा की और स्विट्ज़रलैंड की स्नो कैप्ड माउंटेन्स के ऊपर पतले से ब्लाउज़ के साथ अपना ये ब्लाउज़ लहराते देखा है। इस फिल्म के अंदर आपको 3 जगह यही ब्लाउज़, यही सीन माहिरा ख़ान लहराती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद एक और सीन, हाय, वो प्यारी सी छोटी सी वायलिन जो शाहरुख खान का एक निशान है, जो निकल आती है और वो फ़ौरन वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं किसी भी खूबसूरत लोकेशन के आगे। वो वायलिन भी हमने हुमायूं सईद के हाथ में देखी। उसके बाद मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं। एक सबसे क्रिंज का जो भरा हुआ सीन है वो ये है कि एक होटल में सारी ये कास्ट बैठी हुई है और वहाँ पे एक वेट्रेस के हाथ से खाना कुछ गिर जाता है, जिसके बाद एक अंग्रेज़ पेट्रन वहाँ पे उसको बहुत बुरी तरह डांटते हैं, मतलब दुनिया में कोई इस तरह किसी को डांटता नहीं है। और वहाँ पे जो हुमायूं सईद के साइड किक हैं, कोई वड्डा गोश्त जड़ा है, वो आके कहता है यू कांट डू दिस, शो सब एम्पैथी, दे आर डूइंग दिस। उनका ये ख्याल था कि उनकी ये तकरीर सुन के सब तालियां बजाएंगे। आप यकीन कीजिए सिनेमा में उनकी ये तकरीर इस कदर क्रैपी थी और इस कदर घटिया महसूस हुई कि लोगों ने गालियां दी बजाय तालियां बजाने के। ख़वातीन हज़रात, एक और मैं बात आपको कहूँ इस सिलसिले में कि जो फिल्म का एंड होता है वो कई दफ़ा फिल्म को सेव कर लेता है। मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, मेरे पास इस वक्त 14 फिल्मों की ऐसी लिस्ट पड़ी है जिसमें मैं आपको ये बताऊं जिसमें रनवे ब्राइड है, यानी कि शादी से एक दिन पहले दुल्हन भाग गई या मंडप से उठ के भाग गई। पर ये सीन अब इतनी दफ़ा देख चुके हैं कि हमारा दिल तंग आ चुका है। मुझे इसमें कौन कौन सी फिल्म नहीं याद आई, यकीन कीजिए, बादशाह और दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, और वही यूं दुल्हन का अपना गरारा उठाना, अपने खुस्से दिखाना और फिर भाग जाना। हजूर वाला, ये दुल्हन जो भाग रही है मंडप से, ये खैबर पख्तूनख्वा के किसी पठान ख़ानदान की बेटी और होने वाली बहू है। और उन पठानों के दरमियान में से दुल्हनों का भागना, भाई पठानों, मेरे खान भाइयों, हमने तो सुना था तुम बड़े गयूर होते हो, बड़े गैरतमंद होते हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बेटियों को तुम्हारी फिल्मों के अंदर शादी की तकरीब में निकाह से 1 मिनट पहले भागने की तरगीब देने वाला भी उसका पठान दूल्हा है, और उसके बाद भागने वाली भी वो है, और तमाशबीन तुम सब हो, KPK वाले। और भाईजान किधर रहे गंडापुर सब, कोई कहते थे ख्याल करो गंडापुर सब तो सुबह तबाही किया जा रहा है, एनजीवी नहीं एनजीवी, समझ आई मेरी गल दी। उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, छोटी छोटी बातें होती हैं आर्ट डायरेक्शन की। आर्ट डायरेक्शन की छोटी छोटी बातें ये होती हैं
माहिरा खान कराची में रहती हैं जहाँ पे ब्राइडल कच्योर की कयामत है, और जब फिल्म पे आपने 28 करोड़ रुपया लगाया था तो जो हीरोइन के ब्यूटी सीन्स हैं वो तब हैं जब वो दुल्हन बनी हुई। यकीन कीजिए, मुचड़ी हुई किरण का एक ऑर्गेन्जा का पिंक दुपट्टा और सूट पहने हुए, और क्लोजअप इतना ज़्यादा कि उनका जेवर, उसमें लगे हुए मोमी मोती और पीतल का बना हुआ उनका वो आर्टिफिशियल जेवर आंखों के लिए, दिल के लिए एक थप्पड़ था। वाकई आप लोग क्यों नहीं, और नदीम बेग साहब जब आप फिल्म बनाते हैं तो क्यों नहीं एक आर्ट डायरेक्टर भी रखते हैं। मुझे पता है कि आप अक्ले कुल हैं, लेकिन आर्ट डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि वो इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करे। दुल्हन ने कैसा जेवर पहना है, उसके बाप की अमारत उसके पहने हुए जेवर में झलकती है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं जिसके ऊपर आपने इतने क्लोजअप्स लेने हैं। ये चीज़ें इतना ज़्यादा अब जारिंग लगते हैं क्योंकि हम लोग अब आदी हो चुके हैं संजय लीला भंसाली की डिटेलिंग की, एक एक जेवर के एक एक मोती की। आखिर हम उनके भी व्यूअर हैं, सो हाउ कैन वी टेक दैट अवे। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, फिल्म इज़ अबाउट पेस। फिल्म बनाई जाती है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, हद 2 घंटे के लिए, इसलिए कि इसमें पेस बहुत होता है। नदीम बेग साहब ड्रामे के भी डायरेक्टर हैं, टीवी ड्रामे के, और हमारी फिल्म के भी हैं, मगर इस फिल्म को बनाते हुए उन्होंने जो अपने ऊपर पूरे का पूरा मोड रखा है वो टीवी ड्रामे का रखा है। फिल्म इतनी स्लो है, उसके सीन इतने लंबे हैं, और चूंकि अदाकार बीच में बहुत कम हैं तो फिल्म का पहला हाफ तो बिल्कुल ये लगता है कि सिर्फ हुमायूं और माहिरा खान के लंबे लंबे मुकालमे, लंबे लंबे सीन्स, लंबी लंबी वॉक्स और लंबी लंबी बेकार बहस के ऊपर गुजर रहा है। खुदा का वास्ता है, फिल्म एक दौड़ती हुई चीज़ है। इसका टाइम, ख़ास तौर पे आज के दौर में, मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि अब क्या हाल हो गया, हमारा अटेंशन स्पैन गुजरते वक्त के साथ बहुत छोटा हो गया है। हम अब 30 सेकंड का वीलॉग नहीं देखते, हम अब 10 सेकंड का एक टिकटॉक देखते हैं और उससे महजूज होते हैं। उससे लंबा हो तो हम छोड़ देते हैं। जब हमारा अटेंशन स्पैन और हमारा पेस ऑफ लाइफ और हमारा पेस ऑफ व्यूअरशिप इतना तेज हो गया है, तो एक ऐसी फिल्म जो कि 26 किस्तों के ड्रामे की तरह बनाई जाए, क्या वो हमें हजम होगी? खुदा का वास्ता है, आपने फिल्म को लंबा ज़रूर करना था और उसमें मुख्तलिफ ब्यूटी सीन्स डालने थे, मगर सब्सटेंस भी डालना था, इसके अंदर कोई कंटेंट भी डालना था। समझ नहीं आती कि दिल कब बदले और क्यों बदले। एक लड़की को पता चला कि ये आदमी मेरी जासूसी करता है, इसने पैसे लेके मुझे मुतनफ़र करना चाहा है, इसने मेरा एक बचपन का रिश्ता ख़राब करना चाहा है, और मैं उसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई हूँ। एक साहब जो कि पेशावर धोखेबाज हैं और लड़कियों के दिल बदलते हैं, वो अपना दिल हार गए और चंद सेकंड में हार गए, और एक गाने के दौरान ही उन सब के दिल की बदली हुई हालत और जहन की बदली हुई हालत बदल गई। और तीनों हज़रात, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप ये फिल्म ना देखें या एंजॉय ना करें, अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ अपनी झुंझुलाहट को आपके सामने पेश किया है, आगे मर्ज़ी आपकी है। खुदा का वास्ता है, हमारी ज़िंदगियाँ अब और मसाइल में घिरी हुई हैं। हमें कोई ऐसी फिल्म चाहिए जो बहसियत कौम हमें एक दफ़ा जगा दे। कहीं और से अगर हमारे अंदर रेवोल्यूशन नहीं आना तो सिनेमा एक पोटेंट मीडियम है। हमें कब तक आप यही अफ्यूम की गोली चटाते रहेंगे, लंदन के सीन दिखाते रहेंगे, झूलों पे चढ़े हुए हीरो हीरोइन दिखाते रहेंगे, और इन बूढ़े लोगों को आपस में मोहब्बत करते दिखाते रहेंगे और हम खुश होते रहेंगे? नॉट एनी लॉन्गर। Nobody is going to buy this। अच्छा, आप कहेंगे बहुत कामयाब है। मैंने पहले ही कह दिया, जून की बड़ी ईद के दौरान, ईद के दिनों के अंदर 4 दिन की छुट्टी, गोश्त खाने के बाद 3 घंटे के लिए एयर कंडीशन सिनेमा में जाना वाकईतन आपकी फिल्म को कामयाब कर देगा बॉक्स ऑफिस पे। मगर ये बताइए, क्या ये फिल्में कहीं पेश की जा सकती हैं फॉर क्रिटिकल एक्लेम, फॉर सिनेमैटिक एक्सेलेंस? कतई नहीं। बाहर तौर मर्ज़ी आपकी है। मेरी इन बातों के ऊपर नदीम बेग साहब ने कल मुझे मैसेज किया और बहुत बहुत नाराज़ हुए। नदीम बेग, तुम्हारा जो सर्कल है वो खुशामदियों से भरा हुआ एक सर्कल है। तुम्हारा जो मीडिया पार्टनर चैनल है, उनकी तो टैग लाइन ये है, दुनिया का सबसे बड़ा गेम शो, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम, और जाहिर है आपकी फिल्म के भी ये कहते होंगे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म। इस बबल से, ये दुनिया के सबसे बड़े बबल से बाहर आए, अपने आप को दोबारा रीअसेस कीजिए। शायद मेरी राय सबसे मुखलिस और ईमानदाराना राय हो, बिकॉज आई हैव नो स्टेक्स, और मुझे आपसे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। मेरी ये राय आपको बहुत बुरी लगेगी, मगर एक दफ़ा ज़रा सोचिएगा कि शायद ये एक बड़ी सिंसियर और बड़ी ऑनेस्ट राय है।
आपके गिर्द जो लोग हैं वो तो तारीफ़ों के पुल बांधते रहेंगे और माशाल्लाह आपकी कामयाबियां पहले ऐसी हैं कि आपको 28 करोड़ रुपए का बजट इस गरीब मुल्क में एक फ़िल्म बनाने के लिए दे दिया गया। मुझे आपसे कोई गर्ज़ नहीं है, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, एंड रियली प्लीज़ गॉड हेल्प दोज पीपल जिन्हें आपसे कोई गर्ज़ हो, क्योंकि आप जैसा बेफैज़ भी दुनिया में बहुत कम होगा। बहरतौर लोगों की अपनी अपनी किस्मत है, मैं क्या कह सकता हूँ। अब आखिर में एक मशवरा देना है, अगली दफ़ा जब ये सिक्स सिग्मा वाले और सलमान इकबाल फिल्म वाले और जो भी ये सारे हैं, जब ये फिल्म बनाने लगें तो 5-5 करोड़ नए डायरेक्टर्स को, नए राइटर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को दें, ताकि वो एक अच्छी फिल्म थोड़े बजट में बनाएं और नए अदाकारों के साथ बनाएं। मे बी इट इज़ टाइम टू कॉल इट अ डे फॉर एटलीस्ट हुमायूं सईद एंड माहिरा खान फॉर दीज टाइप्स ऑफ रोल्स। हुमायूं बहुत बड़े एक्टर हैं, मेरे ख्याल में अपनी एज के मुताबिक यस, और अपनी मेच्योरिटी के मुताबिक वो कोई ऐसी फिल्म बना सकते हैं जिसके अंदर वो नाचते गाते हीरो ना हो। और एज़ फार एज माहिरा इज़ कंसर्न्ड, माहिरा यू नीड टू री थिंक अबाउट योर स्क्रीन पोर्ट्रेल्स नाउ, क्योंकि ये चीज़ें अब वाकई फायर बैक कर रही हैं एंड यू मे नॉट रियलाइज इट, लेकिन ढलती हुई उम्र की हीरोइन एक बहुत बड़ा तमाशा होती है। एक गाना है इस फिल्म में जो कि पश्तो में है, एकदम से कहा जाता है कि आज रात खान नाइट होगी, और खान नाइट एकदम से हमें कैंटरबरी इंग्लैंड से लाहौर के किसी स्टूडियो के गत्ते के सेट पे ले आती है, जहाँ पे सारी एक्स्ट्राज भी जो हैं वो लाहौर की जूनियर आर्टिस्ट नहीं होती, वो हैं सारी। खुदा के लिए इस तरह के जंप्स, और आपने खुश करने की कोशिश की है पठानों को, पश्तो स्पीकिंग लोगों को, कि हमने इस तरह पंजाबी का गाना नहीं, हमने पश्तो का गाना रखा है। अल्लाह करे कि इस गाने के बाद हमारे सारे पठान पश्तो स्पीकिंग पख्तून अपने चेहरे पे पड़ी हुई उस थप्पड़ को महसूस कर सकें जो उनकी एक बेटी ने मंडप से भाग के उनके मुंह पे मारा है। मर्जी है आपकी, अपना ओपिनियन कीजिए। मुझे गालियां देने से पहले ये याद रखिएगा कि मुझे अपनी ओपिनियन का, अपने राय का इख्तियार और हक है, आपको अपने का। हम दोनों को एक दूसरे को गालियां देने का कोई हक नहीं है। बहरतौर अगर आप अपनी ख़ानदानी पन और अपने माँ बाप की तरबियत दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर। हर बंदा आज इस मुआशरे में नंगा हो रहा है, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। आप इन कमेंट्स में अपने कमेंट्स के ज़रिए नंगे हो जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर खुदा के लिए अगर आपका बदन उस बड़ी गाय के बदन जैसा है जैसा इसके सोना और जकूज़ी सीन के अंदर है, तो मुझे पहले बता दीजिएगा, मैं दोनों आँखों के ऊपर हाथ रख लूँगा, क्योंकि मैं मज़ीद ये करी मंजर नहीं देख सकता, ख़ास तौर पे बड़ी ईद के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और फिल्म का रिव्यू लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर उमर आदिल वुड लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी।